नमस्कार दोस्तों अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ ही रहे हैं और उसी में जो है आगे अभी कल पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है एक खाका बता दिया है और अब डिटेलिंग मैं बताऊंगा सभी आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 12 आपको पता ही है कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और जिसमें मैंने बताया था कि 12 और 13 और इधर जो है 33, 34 और 35 ये डायरेक्टली मूल अधिकार से संबंधित नहीं है, मूल अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, पर इनका संबंध कुछ बातें बताई गई हैं मूल अधिकार से संबंधित। तो आर्टिकल 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक, और सिर्फ ये राज्य की परिभाषा लागू होगी भाग 3 के लिए, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट विच इज अप्लाइड टू द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और यहां पर हम इसमें जो है 4 बातें कही गई हैं, तो हम 1 और 2 जो बातें हैं उनको एक साथ कर लेंगे कि जो केंद्र है उसकी सरकारें और संसद और राज्य की भी सरकारें और उनका विधानमंडल। विधानमंडल बोले तो इसमें 2 चीजें आती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे ही संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। और सरकारें मतलब क्या होगी, कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो 2 चीज हो गई। पहला आप देखिए यहां पे, पहला हो गया क्या, पहला हो गया केंद्र, ठीक, और केंद्र की क्या क्या, केंद्र की सरकार और संसद, ठीक। और दूसरा क्या हो गया, राज्य, यहां राज्य लिखते हैं बस, राज्य की सरकार, और संसद तो होगा नहीं तो विधानमंडल। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद तो सब में है नहीं, ठीक है, विधान परिषद बहुत कम राज्यों में है, ठीक। कितने में है आप कमेंट करके बताइएगा अगर पता है तो आपको, ठीक। अब यहां पर मैं बता दूंगा। और यहां पर देखिए थर्ड जो लिखा हुआ है वो है स्थानीय प्राधिकारी और फोर्थ लिखा है अन्य प्राधिकारी। चलिए स्थानीय प्राधिकारी तो थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है, लोकल अथॉरिटीज, लेकिन अन्य प्राधिकारी में क्या करेंगे आप, राज्य के अंतर्गत प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक। तो सबसे पहले अन्य प्राधिकारी में देखिए ऐसी सोसाइटीज, सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो है रजिस्टर मतलब पंजीकृत हो और जिसका व्यय कौन वहन करता हो, केंद्र या राज्य सरकार करे, ठीक। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो और जिसका व्यय केंद्र या राज्य सरकार करे। और भी चीजें हैं, चलो ठीक है, उसको बोलते हैं कसौटियां, क्या क्या वो हैं तो उसको मैं अभी आगे बताता हूं। और सभी नेशनलाइज्ड बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो अगर कोई भी कूट बना दे, ऑप्शन बना दे, तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद CSIR है, ये है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके कई सारे ब्रांचेस हैं CSIR के, बहुत सारे, चमड़ा का और दुनिया भर की चीजें, तो वो कहाँ कहाँ मुख्यालय, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं UPPCS के एग्जाम वगैरह में। उसके बाद क्या है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, ये तो अभी न्यूज में भी है, आई बात समझ में। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, ये ISI क्या है, वो नहीं, वहां वाला नहीं है ISIS, ठीक है, ये ISI है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी, यहां पे ऐसे रहेगा संस्थान, ठीक। तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद सेल तो आप लोग जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक। और ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। ऐसे ही कुछ राज्यों की भी चीजें हैं। तो इसे एक्चुअली करिएगा क्या आप, इतनी तो मैंने यहाँ पे बता ही दी है, आप अपडेट कर लीजिएगा जरा सा, ठीक, अपडेट कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें 1-2 चीज और मैं बता दूं आपको, ठीक। तो अपडेट
कर लीजिएगा। बाकी एक दो चीजें और हैं, जैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है, एक तो आपका बीसीसीआई है, तो ये पहले इसको राज्य नहीं माना जाता था लेकिन अब है, तो यहां मैं लिख दूं राज्य है, मतलब कि आर्टिकल राज्य की परिभाषा में ये आता है। ऐसे ही आप देखिए एनसीईआरटी, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये नहीं है। लग रहा तो देखो एनसीईआरटी को होना चाहिए था और उसे नहीं होना चाहिए था, पर क्या करेंगे, ये हो गया। अच्छा एक चीज और, न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तो है, विधायिका तो है, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका नहीं है। इसके लिए एक वाद था, मैं आपको बता दूं। देखिए इसके लिए जो है न्यायपालिका में जो है गया मामला, तो एक थे आपके जो है नरेश श्रीधर मिराजकर, ठीक है, नरेश श्रीधर मिराजकर कर, तो ये 1966 का मामला था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो है 9 जजों की बेंच थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो है राज्य अंग जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है। और आगे 1988 में ए आर अंतुले मामले में कहा कि माना जाएगा, पर यहां पर आप समझिए, यहां पर 9 जजों की बेंच थी और यहां पर जो जज थे वो 7-0 से निर्णय दिए कि नहीं माना जाएगा, जबकि यहां पर 5-4 से निर्णय दिए थे, पर जजों की संख्या कहाँ ज्यादा थी, यहां ज्यादा थी, इस वजह से यही निर्णय माना जाएगा कि न्यायपालिका नहीं है। 100 बात की एक बात कि न्यायपालिका राज्य का हिस्सा नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा आइए जरा सा कसौटियां देख लीजिए, किन कसौटियों के आधार पर, जैसे मान लो आपको आ गया कोई और उपरोक्त में से कोई नहीं हमने पढ़ाया है आपको, तो कसौटियां देखिए कि उनकी वित्तीय सहायता कौन कर रहा है। अगर उनकी वित्तीय सहायता केंद्र या राज्य कर रही है तो आप समझेंगे कि वो राज्य के अंतर्गत आएगा। फिर ऐसी निकाय जिसका कार्य जो है सार्वजनिक महत्व का है, तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। फिर आप देख सकते हैं उसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंतर्गत है। फिर ऐसा तो नहीं है कि जो संस्था है वो राज्य के कार्य कर रही है कि नहीं, या राज्य द्वारा सौंपे गए कार्य कर रही है नहीं, अगर कर रही है तो राज्य के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज राज्य द्वारा संरक्षित है, ठीक है, और अन्य कसौटियां भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे वाद में कहा है कि ये कसौटियां अंतिम नहीं है, और भी कसौटियां आ सकती हैं। तो प्रश्न आप एक समझ लीजिए आर्टिकल 12 से, तो सबसे पहले तो आर्टिकल 12 में सीधे सीधे है क्या कि राज्य की परिभाषा है, और उसके बाद क्या है चीजें कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो प्रश्न इसमें यही बनता है, ठीक है। आगे आते हैं आर्टिकल 13 पे, और ये है आर्टिकल 13। इसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉज। ध्यान दीजिएगा, तो इसको तो मैं समझा दूं। सबसे पहले आर्टिकल 13 है क्या, जैसे अगर आपको बहुत समझना है आर्टिकल 13 की बात, देखिए अन्य विधियों से मूल अधिकार की सुरक्षा। जैसे मान लो मूल अधिकार में मैंने एक दिन आपको समझाया भी था, जैसे मूल अधिकार में आपका लिखा हुआ है कि आपको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है, बहुत ज्यादा कीवी का ध्यान मत दीजिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, ठीक। लेकिन एक एक्ट बनता है, एक सेकंड, हाँ फोकस सही नहीं है, एक एक्ट मान लो बनता है और उसमें कहा जाता है कि शाम 5 से 6 तक कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, किसी भी शाम 5 से 6, तो ये मतलब कोई भी रीजन रहा होगा सपोज, तो ऐसे में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस लॉ से बाधित हो रही है, तो आर्टिकल 13 कहता है कि गुरु ऐसे लॉ को ना भगा दिया जाएगा, ऐसे लॉ को खारिज कर दिया जाएगा, ठीक। अब आते हैं जरा सा एक विस्तार में देखते हैं, तो ये तो अर्थ हो गया, नॉनसेंस सा एक मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा और समझना ही तो है। आर्टिकल 13 जो है 3 पार्ट हैं इसके, और एक जो है बाद में आया, मतलब कि 4 पार्ट हैं, 3 मूल संविधान में थे और एक जो है 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो देखिए पहला और दूसरा पार्ट बड़ा आसान है। पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व विधियां। हमारा संविधान 1951 से लागू हुआ है, मान लो कोई 1935 जो अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, वहां से कोई रूल आ गया, वहां से कोई लॉ आ गया। फिर 13(2) कहता है संविधानेतर विधियां या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर संविधान बनने के बाद ऐसी कोई विधि बनी है तो। 13(1) और 13(2) कहता है अगर कोई विधि संविधान पूर्व बनी है या संविधान पश्चात बनी है और वह फंडामेंटल राइट को बाधित करता है, तो वह उतनी मात्रा में खारिज कर दी जाएगी या खारिज हो जाएगी जितनी मात्रा में फंडामेंटल राइट को बाधित करता है। अच्छा भैया समझ गए आर्टिकल 13, आर्टिकल बस
इन 1 और 2 में इतना ही अंतर है, बातें दोनों सेम कहती हैं। ये संविधान के पहले की बात करता है, ये संविधान बनने के बाद की बात करता है। अब 13.3 में देखिए, 13.3 में कहता है मीनिंग ऑफ लॉ, विधि का अर्थ बताया गया है कि विधि किसे कहते हैं। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता था। उसके बाद 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से 13.4 जोड़ा गया। दरअसल अनुच्छेद 13 व 368 का संबंध बताया गया। चलिए मैं यहाँ 368 बता दूं आपको। 368 का संबंध है संविधान संशोधन से, जो कि बड़ा विवाद है इन दोनों में, संविधान संशोधन से। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या विवाद है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा विवाद आपको एक वीडियो में बना के समझा दूंगा, अनुच्छेद 13 और 368 का क्या विवाद था। अब आइए जरा सा यहाँ पे देखिए आर्टिकल 13 फर्स्ट का मतलब कि संविधान पूर्व विधियां का। आर्टिकल 13 का प्रभाव जो है भूतलक्षी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं समझाता हूं आपको, भूतलक्षी का मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव, कि जैसे मान लो आज के दिनांक, आज की डेट जो है, जैसे मान लो आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी के दिन कोई एक्ट पारित हुआ और उसमें कहा गया कि आज के बाद जो है अगर कोई व्यक्ति व्यापारी के यहाँ चोरी करता है तो उसे जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। तो पर अगर वह व्यक्ति 3 जनवरी को कर लिया था, मतलब एक दिन पहले, तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह विधि, यह लॉ 4 को बना है तो 4 के बाद ही लागू होगा। और अगर भूतलक्षिक विधि होती तो मतलब यह 3, पता लगा आपने 1989 4 जनवरी को ऐसी घटना की थी, आई बात समझ में। लेकिन भूतलक्षी विधि होती और आज के दिन में विधि बना दी जाती कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलेगी, तो आपको बैक डेट में जाके ऐसे हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल हमारे जो है आर्टिकल 22 या 21, इसमें लिखा है भूतलाक्षिक दांडिक विधियों से सुरक्षा। तो मतलब हम सिर्फ एक उदाहरण ले रहे थे, ये टैक्स वगैरह इन सब चीजों पे ये लागू होता है। तो मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल लिया था, हालांकि एग्जांपल मैंने गलत ले लिया है, क्योंकि मृत्युदंड और ये सब पे भूतलाक्षिक दांडिक विधियां लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तो बस मैं ये समझा रहा था भूतलक्षी है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल कोई और ले लो, जैसे टैक्स का ले लो कि टैक्स ज्यादा चुकाना पड़ेगा इतने सामान पे, तो उसको पहले के व्यक्ति को भी चुकाना पड़ सकता है। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत क्या है। सर्वोच्च न्यायालय कुछ सिद्धांत दिए हैं 13.1 और 13.2 के लिए। ठीक है, एक बताया है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। एक बताया है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण का या आच्छादन का सिद्धांत। और एक बताया है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। आइए इसको जरा सा समझ लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर पृथक्करणीयता में, सेवरेबिलिटी में क्या है, इसको बस मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पे यह है कि जैसे अगर कोई विधि आपके फंडामेंटल राइट को अगेंस्ट है, तो पूरी की पूरी विधि तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होगी। तो जितनी मात्रा में जो आपकी विधि बनी है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उतनी मात्रा में वह विधि शून्य हो जाएगी। मतलब मान के चलिए, अगर हम विधि को मान लेते हैं कि 100% है और मात्र इसमें 20% ही बातें ऐसे लिखी गई हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो मतलब कि 80% जो हमारा एक्ट है वो अभी भी अलाइव है, जबकि 20% क्या है, वो शून्य हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अच्छा, इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत क्या है, ये सब फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आच्छादन का सिद्धांत ये है कि जैसे मान लीजिए ग्रहण लग जाता है ना, जैसे कोई विधि है और इतनी दूर पर उसका ग्रहण लगा हुआ है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। मतलब कि मैं समझाता हूं आपको, जैसे विधि है और ये कोई विधि थी और ये पोर्शन जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, तो इतने पोर्शन पर ग्रहण लग जाएगा, मतलब इतना पोर्शन काम नहीं करेगा। और अब मान लीजिए कि ये विधि थी और इतने पे ग्रहण लगा हुआ है, इक्लिप्स है, ग्रहण है यहाँ पे, ठीक, और यह फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था ये। अब मैं मान लेता हूँ फंडामेंटल राइट हमारा 31 था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, मान लेते हैं कि भी हटाया नहीं गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो अब इतनी दूर गायब था। लेकिन जैसे ही 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से, तो ये क्या होगा, तुरंत यह विधि ऐसे बन जाएगा, जो ग्रहण लगा था वो खत्म हो जाएगा, ये जो ग्रहण लगा था वो खत्म हो गया, क्योंकि मूल अधिकार समाप्त हो गया। अर्थात मूल अधिकार के
जितना जो मूल अधिकार है, अगर किसी ने वो मूल अधिकार को संविधान संशोधन करके हटा दिया, ठीक, मूल अधिकार को हटा दिया, तो वो जो ग्रहण था उस विधि पे वो समाप्त हो जाएगा। तो ये है इक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या है, अधित्याग का सिद्धांत। तो कई देशों में क्या है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग कर सकते हैं, तो भारत में ये आपको फैसिलिटी नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग कर दें। ये डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर यहाँ पे जो है आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 12 आपने देख ही लिया, राज की बात हो रही थी। 13 आपने देख लिया, 4 पार्ट थे और ये 4 वाला 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, और वो कह रहा था कि 13 और 38 का संबंध बताया गया, समझ लेंगे उसको भी। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हो गया। और ये था दोस्तों विधि के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसी चीज को मैं जरा सा एक बार और समझा लेता हूँ, मतलब 13(3) की बात और कर लेते हैं, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, विधि के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये अनुच्छेद 13(3), यहाँ पे विधि का अर्थ बताया गया है। तो विधि के अंतर्गत अध्यादेश आते हैं, आदेश आते हैं मतलब ऑर्डर आते हैं, अध्यादेश का मतलब है ऑर्डिनेंस, नियम का मतलब है रूल, विनियम का मतलब है रेगुलेशन, अधिसूचनाएं नोटिफिकेशन, अधिसूचनाएं मतलब नोटिफिकेशन, उसके बाद रूढ़ियां मतलब कस्टम्स, आप सोचिए कस्टम्स जो रूढ़ियां हैं वो भी विधि का अंतर्गत आएंगी, और प्रथाएं जो प्रथा चली आ रही है वो भी विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मतलब आप समझिए ऐसी प्रथाएं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं, ऐसी प्रथाओं को विधि नहीं माना जाएगा। मतलब आप समझिए विधि के अर्थ में ये आते हैं और उन्हें विधि नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसी प्रथाओं को नहीं माना जाएगा। जैसे कि बहुत सारी प्रथाएं थी ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, बहुत सारे होते थे कि जो आप पहले समय में ढोल और पीटते रहते थे, मतलब तमाम चीजें आप सुने होंगे, जातिवाद और ये दुनिया भर की चीजें। तो अब ये ऐसी प्रथाओं को विधि माना गया, और ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उन्हें खारिज कर दिया गया। मतलब ऐसी प्रथाओं को भी आपको खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब जो है जरा सा ऐसी चीजें देख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं, रूढ़ियां मतलब कस्टम्स, प्रथाएं मतलब यूजेस, विनियम मतलब रेगुलेशन, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पर्सनल लॉ के ऊपर। अब देखते हैं विधि नहीं है कौन कौन सी चीजें। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल, जो ये ट्रिपल तलाक और ये सब है, ये समझ लीजिए आप। पर्सनल लॉ जो है या व्यक्तिक विधि जो है वह विधि नहीं मानी जाएगी। मतलब कि अगर कोई पर्सनल लॉ है और वो अगर फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो इसे खारिज नहीं किया जाएगा। ऐसी ध्वज संहिता जो है वह भी विधि नहीं है। आप समझिए पर्सनल लॉ के बारे में जरा सा मैं बता दूं आपको कि पर्सनल लॉ होता क्या है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट है। ठीक है, तो ये सारे पर्सनल लॉज हैं। यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पर उनको कैसे विवाह करना है, जो सिविल मामले होते हैं, जैसे विवाह कैसे करना है उन्हें, उन्हें कैसे विवाह का जो है या संबंध विच्छेद कैसे करना है, ये सारी बातें पर्सनल लॉ में लिखा होता है। हमारे यहाँ पे कितना विवाह क्या कैसे, तो यही बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी पे एक बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, बात करेंगे, यहाँ पे भी आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे यही बात चलती है कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता हो। समान नागरिक संहिता सुना है आपने, समान नागरिक संहिता। तो ये सारी बातें जो होती हैं इसीलिए की जाती हैं कि भैया सबके लिए एक जैसा रूल बनाइए, और कहीं हद तक चीजें हो भी रही हैं। जैसे कि अगर अभी एक विधि तो आ ही गया है, ट्रिपल तलाक आप नहीं दे सकते ऐसे, तो कुछ हद तक समानताएं आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो और विधि नहीं है तो मतलब यह है कि अर्थात संविधान का भाग 3 किसी व्यक्तिगत विधि को खारिज नहीं करता है। तो ये ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 12 और 13 बहुत विस्तार से कर लिया है। ठीक, और इवन मैंने इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी बात कर ली है हम लोगों ने। अब आगे जो है हम लोग 14 से 18 प्रयास करेंगे कि एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाए, क्योंकि ये आपका समानता का अधिकार की बात करता है। फिर हम लोग सोचेंगे कि 19 से लेके 22 तक हो जाए स्वतंत्रता। ठीक है, फिर 23-24, ठीक है, फिर उसके बाद 25 से लेके 28 तक हो जाए, फिर 29 से 30 तक हो जाए,
और फिर 31 हटा दो और फिर 32 हो जाए। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग 32 हुए और 33 34 35 तो हो ही गया, फिर भी एक दिन में हम 33 से 35 तक कर लेंगे। तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलिए कि 5 से 7 वीडियो और लगेंगे, हमारा पूरा मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और प्लीज जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।